नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की। तो मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर तेज हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में देर रात से ही लगातार बारिश शुरू हो गई है। दून, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए भी ये अलर्ट जारी हुआ है। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, किन किन जिलों में भयंकर बारिश की संभावना है और कहां-कहां बर्फबारी है और क्या कहा है मौसम विभाग ने? बिल्कुल नीलू, मौसम विभाग की तरफ से 1 जून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट शामिल है। वहीं देहरादून में भी बारिश का अनुमान है। देहरादून में देर रात बारिश हुई भी है। हालांकि इस समय बारिश यहां पर नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे पहाड़ी इलाका जो मसूरी या फिर नरेंद्रनगर, टिहरी का ये जो इलाका पहाड़ों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग का यह अनुमान है कि जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं जो अभी हमारे पास खबरें हैं वो चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में इस वक्त बारिश चल रही है देर रात से लगातार। यानी मई का महीना जिस तरीके से बीता, मई के महीने में कई दिन ऐसे थे जब बारिश बेमौसम मानी गई। इसके अलावा जब ताउते तूफान आया था उसके बाद भी यहाँ पर लगभग 24 घंटे ज़्यादा वक्त तक बारिश हुई थी। उस दौरान हमने देखा जा कई जगह तेज़ बहाव की खबरें आई थी, कई जगह सड़कें टूटी थी। और आज को लेकर जो अलर्ट है 1 जून को लेकर, अब देखना होगा कि उसका कितना असर दिखता है। लेकिन अभी अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में बारिश की खबर है। देहरादून में देर रात बारिश हुई है और फिलहाल देहरादून में इस वक्त बारिश नहीं है। लेकिन अब मानसून सीजन भी ज़्यादा दूर नहीं है। 15 जून से मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है और मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 जून तक उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अगर मौसम इसी तरीके का रहा तो ये मान लीजिए कि जून भी थोड़ा सा सर्द रहेगा, जिसे गर्मी का महीना कहा जाता है। लेकिन जून में भी वैसा ही कुछ मौसम देखने को मिल सकता है जैसा मई में देखने को मिला। बिल्कुल दीपांकर, और ये अलर्ट जो है, जिस तरह से आज बारिश हो रही है, ये अलर्ट कब तक के लिए जारी किया गया है? सिर्फ आज भर मौसम इस तरह से रहेगा या आगे आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा? फिलहाल जो भारी से भारी बारिश का अलर्ट है वो 24 घंटे के लिए है। लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 3 दिन इसी तरह का मौसम पूरे राज्य में रह सकता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अलर्ट जारी किए गए। कहीं पर तेज बारिश का अनुमान है, कहीं पर हल्की बारिश का अनुमान है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान अगले 3 दिन के लिए है कि 3 दिन मौसम अलग अलग जिलों में खराब रह सकता है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी मौसम 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन 3 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। अब बात कोरोना की करते हैं। तो लगातार कोविड केसों की संख्या में कमी आ रही है। सोमवार को एक बार फिर से कोरोना केस कम हुए। सोमवार को कोरोना के 1156 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 44 लोगों की कोविड से मौत हुई। इस दौरान 3039 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं एक्टिव केस की बात की जाए तो इनकी संख्या 28,371 है। और उत्तराखंड में एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। सरकार का कहना है कि अगले 1 हफ्ते के आंकड़े तय करेंगे कि आगे कितनी राहत दी जाएगी। सरकार ने पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू को 8 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन बीते 3 हफ्ते के मुकाबले ये हफ्ता थोड़ा अलग होगा। राशन की दुकान इस हफ्ते 1 की बजाय 2 दिन खुलेंगी और इसके लिए 1 जून और 5 जून का दिन तय किया गया है। राशन की दुकान की टाइमिंग अब 1 घंटा बढ़ाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे कर दी गई है, जो अब तक दोपहर 12 बजे तक ही थी। 1 जून को बुक और स्टेशनरी शॉप भी खुलेंगी, ताकि घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे कॉपी किताब खरीद सकें। जरूरी सामान की दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि 7 जून के बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी। और उसके बाद अगर कुछ जनपदों में स्थिति बहुत अच्छी रही तो सरकार उस पर विचार करेगी, कुछ जनपदों में सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।
उत्तराखंड सरकार केस कम होने का इंतजार कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा दिया है जहां कोविड के एक्टिव केस 600 से कम हैं और बॉर्डर से सटे ऐसे जिलों से लोगों का उत्तराखंड आना आम बात है। लेकिन सरकार का कहना है कि बॉर्डर पर कड़े नियम और सख्ती जारी रहेगी। बिना RT-PCR के उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बॉर्डर में चौकस रहना पड़ेगा और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखना पड़ेगा ताकि उत्तर प्रदेश से संक्रमण हमारे राज्य में ना आए। साफ है कि राज्य में कोरोना भले ही केस कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ढील देने के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि कम आबादी वाले पहाड़ी जिलों में कोरोना अब भी आफत बना हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और मई महीना कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड पर भारी पड़ा। एक महीने में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनकर आई और हालात अब भी नहीं संभल रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार मई का महीना मौत का महीना बनकर आया है। एक वायरस ने हजारों लोगों की जिंदगी ली ली। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर का कहर मई में ऐसी मुसीबत बनकर टूटा कि शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, अस्पताल कम पड़ गए और मरीज ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि जिसे इलाज नहीं मिल पाया उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो आप खुद समझ जाएंगे कि मई में महामारी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ी। 1 मई से 30 मई तक पूरे राज्य में 3,777 लोगों की मौत हुई। जिन लोगों ने घर में दम तोड़ा वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। 7 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 9,642 केस आए और 30 दिन में कुल करीब 1,48,000 केस। मई महीने में राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा करीब 80,000 तक पहुंचा, जो अब करीब 30,000 है। उत्तराखंड में कोविड को दस्तक दिए हुए 14 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव प्रदेश और प्रदेशवासियों ने इसी महीने यानी मई 2021 में देखे, जहां एक तरफ 1,47,000 केसेस का प्रदेश को सामना करना पड़ा, उसी की तुलना में उसे 14,000 ज्यादा यानी 1,61,000 रिकवरीज ने प्रदेशवासियों को सुकून दिया। मई में सिर्फ कोरोना का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, बल्कि जानलेवा वायरस पहाड़ भी चढ़ा। हालात ये हैं कि उत्तरकाशी और चंपावत को छोड़कर बाकी जिलों में एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा हैं। मैदानी जिले देहरादून में जहां 55 कंटेनमेंट जोन हैं, तो उत्तरकाशी में 60 कंटेनमेंट जोन हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी। ने सरकारों की पोल खोलने का काम किया। दूसरी लहर में कोई तैयारी सरकार के स्तर पर नहीं थी। आप देख लीजिए, आपके सामने हर चीज है। ना ऑक्सीजन बेड थे, ना ICU था, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, और जो कोरोना की महामारी के लिए आवश्यक चीजें थी उसमें काला बाजारी थी। मुसीबत और महामारी के मार के साथ मई महीना बीत चुका है, लेकिन आफत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जरूरत है सतर्क और सुरक्षित रहने की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ ने कोरोना संक्रमण के मामले में सभी जिलों को पछाड़ दिया और ये पहली बार है जब सूबे का कोई पहाड़ी जिला मैदानी जिलों से संक्रमण में आगे निकला हो। कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी, मैदानी जिलों में ही संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल ने संक्रमण की सबसे ज्यादा मार झेली, लेकिन बीते रोज के आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पिथौरागढ़ में बीते रोज 276 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी आंकड़ों के मुताबिक बॉर्डर जिले ने सूबे के सभी 12 जिलों को पीछे छोड़ डाला। यहां तक कि जनसंख्या में पिथौरागढ़ से 3 गुना ज्यादा देहरादून तक दूसरे नंबर पर रहा। जिले में 2 दिन की रुकी रिपोर्ट आई, 3436 रिपोर्टों में 277 पॉजिटिव पेशेंट आए, जो कि जिले के अनुसार ठीक है, करीब 7 से 8% बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग इस समय पहाड़ी जनपदों में सबसे ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा पॉजिटिव केस आने के पीछे ज्यादा सैंपलिंग को वजह माना जा रहा है। सैंपलिंग के मामले में भी पिथौरागढ़ सूबे के पहाड़ी जिलों में पहले पायदान पर है। प्रशासन ने हर ब्लॉक में सैंपलिंग के लिए 5 टीमें बनाई हुई हैं। ये टीमें दूरदराज के गांवों में जाकर भी सैंपल ले रही हैं।
बीते रोज भी 3,436 सैंपल्स की जांच में 276 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। बॉर्डर जिले में अब कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं। प्रशासन को भरोसा है कि जारी हफ्ते में ही संक्रमण की दर 5% से कम हो जाएगी। अब धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज और कल में जो हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट और भी नीचे आएगा, पॉजिटिविटी रेट और भी नीचे आएगा। और इस वीक के बाद मुझे उम्मीद जो लगती है कि हम लोग 5% से नीचे होंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार कब थमेगी ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना तय है कि बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में इस तेजी से संक्रमण फैला है, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ प्रवासी भारी संख्या में लौटे हैं, जिससे संक्रमण गांव-गांव तक फैल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से गांव को चपेट में लिया, उससे अब उच्च हिमालयी इलाकों में खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि इस बीच चीन से सटे गांव में मदद के लिए बर्फीले रास्तों के बीच काम चल रहा है। चीन सीमा से लगे 43 गांवों को कोरोना से बचाने के लिए रंग संस्था आगे आई है। बर्फीले और खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों को पार कर ये लोग व्यास, चौदास और दारमा घाटी में कोविड किट, दवा, पीपीई किट, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। संस्था ने इसके लिए अलग अलग घाटियों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इन युवाओं का हौसला ही है जो कि टूटे ग्लेशियर पार कर मार्चा सीपू तक भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी टीम द्वारा हर गांव में पहुंचाई है और वहां पर ये कि लोग पैदल चल रहे हैं और बर्फ पड़ी हुई है, तो लोगों ने पैदल 5-6 दिन पैदल चल के हर गांव में उन्होंने किट पहुंचाई है। सर्दियों में निचले इलाकों में आए लोग अब ऊपरी इलाकों में वापस जाने लगे हैं और ऐसे में नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने पिथौरागढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन घाटियों में दवा और टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक स्पेशल कैंप्स भी लगाए, वहाँ पे टेस्टिंग भी की, रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, और उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम आए। लोगों में जन जागृति भी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उनका पालन कराने के लिए लोगों को तत्पर कराया जा सका है। और साथ ही साथ कुछ अगर केसेस निकले जहाँ पे थोड़ी उनका अस्वस्थ होने की है तो उनको हम लोग रेस्क्यू भी कर पाए। संस्था की पहल सराहनीय है क्योंकि खुद खतरे को मोल लेते हुए कोविड के खतरे को कम करने में लगी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और सीएम तीरथ सिंह रावत सोमवार को टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने करीब 95 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल और प्रभारी मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं की हालचाल भी लिए। और किसी भी कैदी के लिए जेल से रिहाई सुकून की बात होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जब कोर्ट खुद सजा याफ्ता कैदियों को रिहाई दे रही है तो कैदी जेल से बाहर जाना नहीं चाहते हैं और इसकी जो वजह है वो हैरान करने वाली है। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद 75% से ज्यादा सजा काट चुके ऐसे कैदियों की रिहाई की जा रही है जिन्हें 7 साल से कम की सजा मिली हो। देहरादून में ऐसे 163 कैदी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 105 विचाराधीन कैदियों को 90 दिन की अंतरिम जमानत तो 5 दोषी कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ा जाएगा। मगर हैरानी तब होती है जब रिहाई के ऑर्डर के बाद भी कैदी घर नहीं जाना चाहते। अब तक 6 से ज्यादा कैदियों की एप्लीकेशन जेलर के पास पहुंच चुकी है जो कि जेल से बाहर नहीं जाना चाहते और 4 कैदी तो रिहाई के अगले ही दिन वापस जेल आ गए। हमने जो लिस्ट बनाई थी 163 में से, उनमें से कुछ बंदियों ने अपने घर ना जाने के लिए एप्लीकेशन भी हमें दी है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहते। उनके अपने भी कारण हो सकते हैं, कुछ की फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, कुछ इतने गरीब प्रवृत्ति के हैं कि उनके दिमाग में ये बात है कि जेल में हमें कुछ खाने को तो मिल रहा है, बाहर वो भी नहीं मिलेगा। कुछ कैदियों को उनके घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, तो किसी को कोविड कर्फ्यू की वजह से खाने पीने की चिंता है, तो कुछ को कोरोना का भी डर लगा हुआ है। मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यह है कि या तो हम अपने केस को डिस्पोज ऑफ करके जाना चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि हम एक्विटल होकर जाएंगे या कन्विक्शन होकर जाएंगे। एक्विटल होकर जाएंगे तब जाएंगे, या कन्विक्शन होकर जाएंगे तो सजा पूरी करके जाएंगे। मेन कारण है कि वो चाहते हैं हम फाइनली जेल से जाएं, ये उनका कहना है। अब यहाँ कैदी सलाखों के पीछे तो रहना चाहते हैं, लेकिन खुली हवा उन्हें रास नहीं आ रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना ही नजर आ रही है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैदियों को रिहा तो किया जा रहा है, लेकिन कई कैदी ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाना चाहते और उनकी अपनी अलग अलग वजह हैं। अब वो इसी जिला कारागार में रहेंगे जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, सिद्धोवाला जेल। चमोली की नीति घाटी में ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर ग्लेशियरों में दरार की खबरें आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक जांच टीम को भेजा और अब जांच टीम वापस लौट चुकी है। जांच टीम ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और जांच रिपोर्ट को जिला प्रशासन को सौंप दिया है। प्रशासन का कहना है कि जांचकर्ताओं ने ऋषिगंगा के आसपास ग्लेशियरों में दरार जैसा कुछ भी नहीं देखा और फरवरी में आई आपदा के बाद बनी झील से भी पानी लगातार निकल रहा है। बताया कि ग्लेशियर लेक से आउटफ्लो बिल्कुल ठीक है और किसी भी प्रकार का फिलहाल कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी आगे भी की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो ग्लेशियर के क्रैक को लेकर एक बात थी, उसको एरियल सर्वे भी किया गया साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने जो उसके एनालिसिस के बाद ये पाया कि वहाँ पे 7 फरवरी जो रैनी आपदा के पश्चात ग्लेशियर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी दृष्टिगोचर उन्हें नहीं हुई है। और हरिद्वार को जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें हरिद्वार के डीएम को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी हरिद्वार में जमीन तलाशेगी। करीब 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी जमीन को तलाश अब की जा रही है। सतपाल महाराज ने हरिद्वार में एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ये फैसले लिए गए हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय और उससे सटे इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। जल निगम ने आंवला घाट पेयजल योजना के तीसरे वेल को भी तैयार कर लिया है और इस योजना से 6 MLD पानी पहले ही मिल रहा है और अभी नए वेल के बनने के बाद 3 MLD पेयजल का इजाफा हो जाएगा। जल निगम का कहना है कि 3 MLD पानी ज्यादा मिलने से शहर के साथ ही इससे सटे 22 गांवों को भी पेयजल संकट से मुक्ति मिल जाएगी। 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना पर काम 2014 से शुरू हुआ था। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बात चंपावत जिले की करें तो यहां पर बेमौसम की बारिश के मार किसानों की फसल पर पड़ी है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे सुल्ला गांव के किसानों ने प्रशासन पर इसकी अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीण किसानों का कहना है कि बारिश होने से खेत में बारिश के साथ मलबा आने से उनकी धान की फसल चौपट हो गई, जिसके बाद अब लोग मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। नेपाल सीमा से सटा हुआ है, यहाँ बहुत किसान लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ की धान लगाने के लिए धान के पौधे तैयार हैं पर लगाने के लिए खेत नहीं है और हम शासन और प्रशासन को कई बार कह चुके हैं, कोई यहाँ आने को राजी नहीं है। और खबर रुद्रप्रयाग से लेते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण पहाड़ के सैकड़ों युवाओं के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। होटल लाइन में काम करने वाले युवा कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घर बैठे हैं। कुछ युवाओं ने खुद की दुकान खोल स्वरोजगार शुरू किया, लेकिन दोबारा लगे लॉकडाउन से अब वो लोग भी कर्ज के तले दब गए। ऐसे में समय बढ़ने के साथ ही पहाड़ के युवाओं के सामने अब आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। पहले चंडीगढ़ में जॉब था, चंडीगढ़ में जॉब छोड़ने के बाद जब महामारी आई तो गांव आए, मयाली में होटल खोला तो तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद 2 महीने का लॉकडाउन लगा पिछले साल, फिर सब्जी की दुकान खोली, थोड़ा ठीक चल रही थी, फिर लॉकडाउन लग गया। और श्रीनगर में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को नशे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। ये छात्र बीटेक और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। एक छात्र पिथौरागढ़ का रहने वाला है, दूसरा छात्र चमोली का रहने वाला है। दोनों छात्रों को बिरला कैंपस के पास बुखाड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 212 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छात्र शॉर्टकट तरीके से पैसे इसलिए कमाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने नशे का धंधा किया। कोरोना कर्फ्यू के बीच कई जगहों पर कच्ची शराब का कारोबार भी तेजी से फल फूल रहा है। आबकारी विभाग भी शराब माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित रहा है। सोमवार को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर में कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। आबकारी विभाग ने यहां छापा मारा, जहां पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2250 किलो लहन को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने के कई तरह के सामान भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान माफिया पहले ही फरार हो चुके थे।
और पहाड़ की बड़ी समस्या पलायन रही है, तो बेहतरी के लिए लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन नैनीताल के दंपत्ति ने महानगर को छोड़ अपना गांव को ही कर्मभूमि बना लिया और लोगों की सेवा कर रहे हैं। खलाड़ गांव के कैलाश और नीरू ने पहाड़ को कर्मभूमि बनाया है। कैलाश रोजाना लोगों की सेवा में जुटे हैं, तो नीरू गांव के प्रधान होने का फर्ज निभा रही हैं। गांव को कोरोना से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ ही दोनों गांव को कोरोना मुक्त करने में भी सफल रहे हैं। गांव की सेवा का जज्बा लिए दंपत्ति लोगों को हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। हमारा महानगर को छोड़ के हम इसलिए हमने सोचा कि हम एक हमारा जो देवस्थल खलाड़ देवभूमि खलाड़ जो है एक दुरुस्त क्षेत्र है, इतना दुरुस्त क्षेत्र है कि हम बेतालघाट ब्लॉक में सबसे दुरुस्त क्षेत्र है। हमारा मन में था कि हम गांव में जाएंगे और गांव को विकास करेंगे। दरअसल 16 साल कैलाश ने गाजियाबाद में नौकरी की, लेकिन गांव से लगाव के कारण वो पहाड़ लौट आए और पत्नी को पंचायत चुनाव में उतारा, जिसमें पत्नी की जीत हुई और फिर दोनों पति पत्नी गांव की सेवा करने में जुट गए और गांव की समस्या को दूर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, बट हम भी आते थे तो मतलब कोई सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, ना रोड थी ना कुछ था। तो सोचा था कि चलो कुछ अगर हम कुछ कर पाएं या फिर कुछ करने लायक हैं तो कुछ करके दिखाएं। बहरहाल महानगर छोड़कर इन्होंने अब जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाया है। हालांकि पहाड़ के इन रास्तों में संघर्ष जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए सीख भी है जो पहाड़ छोड़ रहे हैं। वीरेन बिष्ट, नैनीताल, न्यूज़ 18। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।